तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कोर्सेस पॉइंट में। और हम लोग लगातार कल से CUET PG 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका 9 जून 2023 का है, यानी पिछले साल का है। और जैसा कि हमने कल 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज मैं बता दूं कि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है। क्या हुआ था कि अभी कुछ देर पहले आपके जो सीनियर हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनकी एक क्लास आई थी जो 27 मिनट की क्लास थी। तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। जो हमारे यहाँ का डेटा होता है वो थोड़ा कम मात्रा में है, तो उसके वजह से आज थोड़ा क्लास छोटी रहेगी। मतलब कि आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक। और बाकी मैं देख रहा हूँ कल से मैं कोशिश करूँगा कि आपके थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी कल से। कल से हम लोग यूनिट 3 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यूनिट 3 में आपका साइकोलॉजी है, टोटल मनोविज्ञान है तो, और एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और क्लासेस बहुत ही अच्छी रहेंगी, आपको एकदम आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेबस से अभी आउट ऑफ नहीं जाएंगे। लास्ट में कुछ आउट ऑफ टॉपिक्स जो होंगे आपके पेपर के अनुसार, जो प्रीवियस ईयर पेपर में हैं, तो उसको मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर एग्जाम से पहले, ठीक। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आज का, इंग्लिश में है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बताना होगा कि भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला क्या है, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव वॉइस, कि जो सांकेतिक भाषा होती है उसकी आवाज़ नहीं होती है, तो सही है भाई, सांकेतिक भाषा की कोई आवाज़ नहीं होती क्योंकि संकेत में सारी चीज़ें बतानी होती हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, साइन लैंग्वेज हैविंग इट्स ऑन वन ग्रामर एंड वोकेबलरी, कि जो सांकेतिक भाषा होती है उसका कोई ग्रामर होता है और वोकेबलरी उसकी होती है, तो ऐसा नहीं है। सांकेतिक भाषा का ना तो कोई ग्रामर होता है ना तो कोई वोकेबलरी होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, इशारों, हिंदी में इसी को देख लीजिए। इशारों की भाषा में आवाज़ नहीं होती, सही बात है। इशारों की भाषा का अपना व्याकरण और शब्दावली होती है, गलत। इशारों की भाषा का ना तो कोई व्याकरण होता है ना तो कोई शब्दावली होती है, तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु सेड स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ अ सोसाइटी, कि जो स्कूल होता है वो सोसाइटी का मिनिएचर यानी कि छोटा रूप होता है, तो ऐसा कौन बोले हैं, जॉन डीवी, जो कि प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद से आते हैं। प्रयोजनवाद के ये दार्शनिक हैं और पाश्चात्य दर्शन के ये इम्पोर्टेंट दार्शनिक हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसी को हिंदी में देख लीजिए, किसने कहा है स्कूल समाज का लघु रूप है, एक सेकंड, किसने कहा है स्कूल समाज का लघु रूप है, तो जॉन डीवी क्या कहते थे कि जो स्कूल है वो हमारे समाज का लघु रूप है। ये हमारा समाज है और ये स्कूल क्या है, समाज का लघु रूप है। समाज में व्यक्ति कैसा रोल प्ले करेगा ये हम स्कूल से सिखाकर भेजते हैं। तो जो समाज में व्यक्ति रहकर सीखता है उससे पहले वो स्कूल में सीखता है वही सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से हम स्कूल को क्या बोलते हैं, समाज का लघु रूप। इस पे मैंने बहुत ही अच्छा एक लेक्चर लिया हुआ है कि स्कूल समाज का लघु रूप है। यदि आपको देखना होगा तो आप हमसे लिंक मांग लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको लिंक दे दूँगा। पिछले साल एमएड एंट्रेंस के लिए क्लास लेना रहता था तो मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द लर्नर पर्सनली मॉनिटर्स हिज ऑब्लिक हर वन लर्निंग एसिमुलेट द रिक्वायर्ड चेंजेस, accommodates एंड एडॉप्ट्स टू न्यू चेंज, दिस इज नोन अज। इसमें क्या बोल रहा है कि एक बच्चा है वो अपने लर्निंग को खुद से असेस कर रहा है और उसमें चेंजेस भी कर रहा है और आगे चलता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज ए लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट बाय लर्निंग होता नहीं है, ठीक। यहाँ पे 3 ही लर्निंग के बाद के असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि सम्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है कि
फाइनल जजमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कि शिक्षण क्रिया हो चुकी और उसके बाद जो असेसमेंट होता है उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो लर्निंग होता है, यानी आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इन टीचिंग में जो असेसमेंट किए जाते हैं उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम का आकलन बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा खुद से अपने अधिगम को देखता है और उसमें जो भी कमी या बेसी उसको जो भी मैनेज करना होता है वो खुद करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको हम असेसमेंट एज लर्निंग यानी अधिगम सह आकलन बोलते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो असेसमेंट एज लर्निंग आपका इसमें हो जाएगा। आइए इसी को हिंदी में देख लेते हैं। एक छात्र व्यक्तिगत रूप से अपने अधिगम का निरीक्षण करता है, जरूरत के बदलावों को समायोजित और अनुकूलित करता है, इसे जाना जाता है। एक छात्र है आपका, व्यक्तिगत रूप से वो कोई भी लर्निंग का काम कर रहा है और अपने लर्निंग का वो खुद से मतलब कि निरीक्षण करता है, देखता है, असेसमेंट करता है और उसमें जो भी बदलाव करने के लिए ज़रूरत है उसको वो एडजस्ट करता है, उसके हिसाब से एडप्ट करता है। तो उसको कौन सा आकलन बोलते हैं? अधिगम सह आकलन बोलते हैं। अगर अधिगम का आकलन की बात हो रही है तो समझिए कि टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया के बाद इसका आकलन किया जाता है। और अगर अधिगम के लिए आकलन की बात हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही जो असेसमेंट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन कौन करता है? टीचर करते हैं। कौन करता है? टीचर करते हैं। लेकिन अधिगम सह आकलन कौन करता है? स्टूडेंट खुद से करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक और मोस्ट चीज़ इसमें क्या ध्यान रखिएगा कि अधिगम का आकलन सम्मेटिव असेसमेंट में आता है। किस में आता है? सम्मेटिव असेसमेंट में आता है। सम्मेटिव असेसमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। ये शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है। अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग किस में आता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। किस में आता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन। ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग शिक्षण प्रक्रिया के अंत में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक अजर्सन है आपका, एक रीजन है। अजर्सन क्या है? नेचुरलिज्म एज स्कूल ऑफ थॉट्स टॉक अबाउट ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप एंड इट्स इंट्रैक्शन। ये बोल क्या रहा है? और दूसरा क्या है? रीजन ह्यूमन बीइंग कैन बी नेचर्ड ओनली इन नेचर। तो थोड़ा हिंदी में इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रकृतिवाद एक विचारधारा के रूप में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों और परस्पर क्रिया के बारे में बात करता है। तो सही बात है, कहीं ना कहीं ये मनुष्य को केवल प्रकृति के बीच में पाला पोसा जा सकता है। तो ये भी बात सही है भाई, प्रकृति में आपको जल, पानी और ये सब नहीं मिलेगा तो कैसे एक मनुष्य का जीवन संभव हो पाएगा। तो मेरे अनुसार इसका जो होना चाहिए, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी ये टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड मतलब आपका कह सकते हैं क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ और भी इसका आंसर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से आपका ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू जे.एफ. हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण क्या है? टीचिंग क्या है? आर्ट है कि साइंस है कि वैल्यू है कि लॉजिक है? तो जे.एफ. हर्बर्ट क्या थे? शिक्षण के सिद्धांत दिए थे, टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल दिए थे। और टीचिंग के प्रिंसिपल में इन्होंने क्या क्या बोला था जान लीजिए। इन्होंने बोला था कि टीचिंग क्या होना चाहिए? प्रयोगात्मक तरीकों से कराया जाना चाहिए। कैसे तरीकों से कराया जाना चाहिए? प्रयोगात्मक तरीकों से कराया जाना चाहिए। एक सेकेंड, प्रयोगात्मक तरीकों से कराया जाना चाहिए। टीचिंग क्या कैसे कराया जाना चाहिए? प्रयोगात्मक तरीकों से कराया जाना चाहिए। तो प्रयोगात्मक तरीकों की बात हम किस में करते हैं? साइंस के अंदर हम करते हैं, विज्ञान के अंदर प्रयोग की बात की जाती है। तो टीचिंग इज साइंस, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं।
JF हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण क्या होगा, विज्ञान होगा, कला नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा, तर्क नहीं होगा। ये बोलते थे कि जो शिक्षण का प्रक्रिया है वो अच्छे से कराया जाना चाहिए और अच्छे से तब कराया जा सकता है जब हम प्रयोगात्मक तरीकों को अपनाएंगे, तब जाके शिक्षण अच्छे तरीके से हो सकता है और बच्चे के अंदर जो भय होगा, डर होगा, वो खत्म होगा और शिक्षण मनोरंजनपूर्ण तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 वाज हेडेड बाय। ये बोल रहा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो कमीशन था जो कि 1948 में आया था, उसके हेड कौन थे यानी अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका एक और नाम है राधाकृष्ण समिति, इस टाइप से करके। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब थ्योरी की क्लासेस होंगी तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की अध्यक्षता किसने की थी, एस राधाकृष्णन, आपका हिंदी में ये है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है, 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है भाई वही करेक्ट इनकरेक्ट। तो पहला क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एट द टॉप मोस्ट लेवल इन मैस्लो हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स। और स्टेटमेंट 2 क्या है, वन कैन अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इवन विदाउट सेटिस्फाइंग फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखिए बोला क्या जा रहा है कि मैस्लो का एक सिद्धांत है और उस मैस्लो के सिद्धांत में आपका सबसे जो टॉप लेवल में आता है, वो टॉप लेवल में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि आदमी कब करता है, जब गृहस्थ जीवन से पार हो जाता है, सारा चीज़ उसको मिल जाता है, तो जब वृद्ध अवस्था होती है तो जाके फिर वो आत्ममंथन करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाता है। तो ये बात तो सही है कि सबसे टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो की थ्योरी में है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, क्या ये फिजियोलॉजिकल नीड्स के बिना किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है, गलत होगा। देखिए, जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तब ना वो तर्क कर पाएगा, आत्म मंथन कर पाएगा, आत्मचिंतन कर पाएगा। किसी भी बच्चे को आपने सुना है कि एक दो साल की अवस्था में वो आत्मचिंतन कर लिया हो, आत्मसिद्धि प्राप्त कर लिया हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बिना संभव नहीं है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तीसरा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। मैस्लो की क्रमानुगत आवश्यकता के सिद्धांत में स्वयथार्थीकरण, इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं आत्मसिद्धि। ये पेपर में इसलिए टफ लैंग्वेज देता है कि आप घूमते रह जाएं, आपको कुछ भी समझ में न आए। जब आप मैस्लो का हियरार्किकल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आत्मसिद्धि इसको बोला जाता है, यहाँ पे आपको घुमा के दे दिया है, को सबसे ऊपर स्तर पर रखा गया है, सही बात है। और वही शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बिना क्या आत्मसिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है ताकि बड़ा होना जरूरी है, तब जाके वो आत्मचिंतन कर सकता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। भाई ये थोड़ा सा उनका हम थ्योरी देख लेते हैं कि भाई थ्योरी क्या है, बाकी मैं इसको पढ़ा दूंगा, अभी मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे ऊपर के 5 स्तर में इनकी थ्योरी है, 2, 3, 4, 5। सबसे नीचे जो आता है वो क्या है, दैहिक। दैहिक मतलब एक शरीर को जिंदा रखने के लिए जो चाहिए वो चीज़ इसमें आएगा। ठीक, फिर इसके बाद सुरक्षा, भाई प्राकृतिक आपदा हैं, आतंकवादी हैं, ये सबसे रक्षा होगा तभी तो आप बड़े होंगे, तो ये चीज़ दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है संबद्धता एवं स्नेह। क्या है, संबद्धता एवं स्नेह तीसरे नंबर पे आ जाता है। और चौथे नंबर पे आ जाता है सम्मान की आवश्यकता, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, सम्मान की आवश्यकता। और सबसे ऊपर क्या आता है, आत्मसिद्धि, जिसको यहाँ पे स्वयथार्थीकरण बोला गया है, तो वही चीज़ है आत्मसिद्धि। तो ये 5वें नंबर पे आता है,
ये चौथे नंबर पे आता है, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है और ये आपका पहले नंबर पे आता है। और ये चीज़ देख लीजिए कि इसको बोला क्या जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत बोला जाता है। इंग्लिश में आपको बोला जाता है इसको हियरार्किकल थ्योरी, ठीक ना। ये बोला जाता है, ये देखिए दैहिक और जो सुरक्षा है ये व्यक्तिगत आवश्यकता में आ जाएंगे। सम्मान की आवश्यकता व संबद्धता व स्नेह सामाजिक आवश्यकता में आ जाएंगे। और जो आत्मसिद्धि है ये बौद्धिक अवस्था में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आत्मसिद्धि सबसे ऊपर के स्तर में आता है, तो सही है। लेकिन क्या आत्मसिद्धि इंसान बिना दैहिक, बिना सुरक्षा, स्नेह के प्राप्त कर सकता है? क्योंकि बच्चे क्या होगा, पहले जन्म लेगा तो दैहिक आवश्यकता उसको पूरा होना चाहिए, माँ का दूध मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, फिर उसको अच्छा घर मिलना चाहिए। ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे तूफान बहुत ज़्यादा आता है तो उसका घर उड़ जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा, तो फिर वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा। समाज से उसे स्नेह भी चाहिए उसके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, उसका सोशलाइजेशन के लिए, फिर उसे सम्मान की चाहत भी होगी, तब जाके वो कहीं आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो विदाउट फिजियोलॉजिकल नीड्स नॉट डेवलप आत्मसिद्धि, या कह सकते हैं कि वो प्राप्त नहीं कर सकता है आत्मसिद्धि को। ये चीज़ है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा प्लेटफॉर्म संबंधित है? नैक, EMIS, यूडाइस, मोक, स्वयं, तो कौन है? तो ये आपके ऊपर के जो 3 हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए रिलेटेड हैं और बाकी 2 क्या हैं, कार्यक्रम हैं, वो कोई संस्थाएं नहीं हैं। तो जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए संस्थाएं रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपका ABC हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में है ABC, देखिए ये तीसरे नंबर पे है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ डिटेल बता दिया जाए कि जो नैक का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल, लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है अगले बार इसी तरीके से पूछ ले। नेशनल असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में यदि इसका फुल फॉर्म आप पूछिएगा तो क्या होता है, लिख लीजिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, प्रत्यायन परिषद, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो नैक है ये आपका UGC का हिस्सा है, पार्ट ऑफ UGC है, ये भी नोट कर लीजिएगा, पार्ट ऑफ UGC है। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। कहाँ है? बंगलौर में है, ये भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो नैक की स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। और वर्तमान में यदि इसके अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, DP सिंह है। कौन है? DP सिंह। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। और नैक महाविद्यालय से लेके जो इंटर कॉलेज हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सब में क्वालिटी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको ग्रेड प्रदान करता है A+, A++, इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे यदि यूडाइस का फुल फॉर्म यदि हम लोग देखें कि क्या होता है, तो यूनिफाइड, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्म सिस्टम, इन्फॉर्म सिस्टम। तो ये ऊपर के 3 आपके सही हैं, ठीक। हिंदी में देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संस्था शिक्षा में गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी है? तो नैक, EMIS, UDISE, तो यानी कि तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, केवल ABC, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉट 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 लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडप्टेशन, ये चीज़। तो अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, पहली बात तो क्या है, प्रक्रिया है, और ये कैसे होती है, ये धीरे धीरे होती है,
धीरे धीरे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं। कौन करते हैं, व्यवहारवादी। जब आप अधिगम लर्निंग यूनिट पढ़ने लेंगे तो अधिगम में दो संप्रदाय मिलेंगे आपको, एक व्यवहारवाद मिल जाएंगे और एक आपको गेस्टाल्टवाद मिल जाएंगे। कौन से, गेस्टाल्टवाद मिल जाएंगे। तो जो व्यवहारवाद में बोला जाता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कैसे व्यवहार में परिवर्तन लाती है, धीमे धीमे। इसी में ये सब सिद्धांत दिए गए हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव वाले, ये सारे इसी में आएंगे। इसमें धीरे धीरे व्यवहार चेंज होता है। गेस्टाल्टवाद में क्या होता है, अचानक से व्यवहार चेंज हो जाता है। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत आपका कोहलर वाला इसमें आता है। ठीक, तो व्यवहारवाद इसका आंसर सही हो जाएगा। बिहेवियरिस्ट में जो बिहेवियर एडेप्टेशन है वो प्रोग्रेसिव होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हिंदी में क्या है, व्यवहारवादी के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे व्यवहार का अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये पूछ रहा है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें एक स्टेज कौन नहीं है इतने में से। क्या ओरल तो आपको जानते ही हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का स्टेज है, और वो भी शायद मेरे ख्याल से पहला स्टेज है, एनल दूसरा है, फैलिक तीसरा है, जेनिटल एक बार चेक करना पड़ेगा, ये चौथा नहीं शायद पांचवा है मेरे ख्याल से। आपका सुसुप्तावस्था किसको बोलते हैं, सुसुप्तावस्था, फिर जननांगी अवस्था होता है पांचवा। तो जेनिटल शायद जननांगी को बोलते हैं, सुसुप्ता को इंग्लिश में कर देखिएगा क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर इसका स्टेज नहीं है। एक इसका मैंने कल आपको ट्रिक बताया था, OAPLG-TV लेके आइयो। हाँ, तो लेटेंसी आपका चौथा होता है, लेटेंसी स्टेज। देखिए ट्रिक याद करने का यही सब फायदा होता है। तो आज हम लोग टोटल इस तरीके से 10 क्वेश्चन देखे हैं। इसको हिंदी में अच्छा एक बार देखना पड़ेगा, हाँ हिंदी वालों के लिए नहीं बताए हैं। इनमें से कौन सी अवस्था मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, तो सेंसरी मोटर अवस्था मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका मुखीय, फिर गुदीय, ये सब याद रख लीजिएगा, बहुत ही आपके काम आएगा। क्या आएगा, काम। फिर लैंगिक, फिर आपका सुसुप्ता, फिर आपका जननांगी आता है। ठीक, तो आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को देखे। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू था इसलिए आज बाकी के 10 क्वेश्चन को नहीं देखे। वीडियो अपलोड करने के लिए डेटा की कमी है, जो रीजन है मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं कल से कोशिश करूँगा कि आपकी थ्योरी की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। शाम को हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे रोज़, किसी न किसी वर्ष के। तो इस प्रकार से क्लासेस चलती रहेंगी। और इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको समझ में आ जाती हैं या नहीं आती हैं। भाई समझ में नहीं आएंगी तो फिर हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि फिर कौन सी टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाया जाए कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। और बाकी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जितने भी एमएड के एस्पिरेंट्स हैं, एमएड एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास, ताकि उनको ये क्लास जो फ्री है हमारे तरफ से सभी लाभ उठा सकें। तो बाकी वही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे चीज़ों के लिंक आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चलिए फिर कल मिलते हैं।